इन्वॉल्व होने की, सोशली बातचीत करने में वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहता, सामाजिक कम्युनिकेशन में या सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतः क्रिया में वो बहुत कंफर्टेबल महसूस नहीं करता, लोगों से बातचीत करने में, इंटरेक्ट करने में। बात सही है नहीं है? चलो सही है, आगे बताओ फिर। एक मिनट, किसी का तो कमेंट है, देख लेती हूँ। ये टच होना बंद हो गया क्या? लास्ट टाइम मैंने चेक किया था तो ये एप्पल का प्रोडक्ट था, अभी मुझे लग रहा है कि ये चाइना से आया है। मजाक कर रही हूँ, देखो एक बार। हाँ तो कमेंट्स तो भाई हम नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कमेंट देख पा रही हूँ मैं, बट किसी ने सवाल पूछा है वो नहीं देख पा रही हूँ। एनीवेज, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ना बेहद महत्वपूर्ण है, ये आप जानते ही हैं। वापस से आते हैं अपनी बात पे। देखिए, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो बात हो रही है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा घुलना मिलना, बातचीत करना समाज में पसंद नहीं है। ठीक। और रेसिप्रोकल सोशल कम्युनिकेशन, मतलब सामाजिक वाक में, डिस्कशन में उसको दिक्कत है, कम्युनिकेशन में, संचार में। ठीक। एंड द प्रेजेंस ऑफ, बातचीत में बेसिकली, एंड द प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड, रेपिटेटिव एंड इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, बार बार वो चीजें रिपीट करता है ना, बहुत ज्यादा आई कांटेक्ट नहीं करेगा, रेस्ट्रिक्टिव पैटर्न्स हैं बिहेवियर के। आप माय नेम इज खान में शाहरुख खान वाले कैरेक्टर को आप इमेजिन कर सकते हो, हालांकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उनका ऑटिज्म था या नहीं था, बट हाँ इस तरह के लक्षण कई बार होते हैं, सेम चीज रिपीट करेगा बच्चा, बहुत ज्यादा घुलना मिलना सोशली उसको ठीक नहीं लगेगा, है ना। और अगर उसके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, इनफ्लेक्सिबल पैटर्न्स हैं उसके, तो अगर रूम में कोई चीज यहाँ रखी थी, अब कल यहाँ रख दी, परसों वहां रख दी, तो वो परेशान हो जाता है उस चीज से भी। तो बहुत ज्यादा रूटीन में चेंजेस, मतलब जो आसपास की चीजें हैं माहौल में, उसको चेंजेस पसंद नहीं है। ठीक। अब ये जो रेपिटेटिव बिहेवियर है, इसको एक और चीज कहते हैं, पेपर में पूछ लेता है, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, यानी बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है। रेपिटेटिव बिहेवियर को स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कह सकते हैं। तो ये बच्चा है ऑटिस्टिक। मेंटली रिटार्डेड नहीं होते ये बच्चे, ऐसा नहीं है कि इनकी मानसिक क्षमता खत्म है या सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं, इनका तरीका डिफरेंट होगा, लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि आईक्यू कम है या बच्चा खराब है एंड ऑल। वो उसके साथ चैलेंजेस हैं, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी है, मेथड्स डिफरेंट अपनाने पड़ेंगे, तरीके मेथड्स जो है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। डिसलेक्सिक नहीं है, डिसलेक्सिया में आपकी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है जनरली, बी को डी। क्रिएटिव, हाँ ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ऑटिज्म है ये, ऑटिस्टिक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी 4 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? जीन पियाजे ने 4 फैक्टर की बात की है, 4 स्टेजेस की भी बात की है, 4 फैक्टर की भी बात की है। पहले 4 फैक्टर आते हैं, बाद में जाकर के 4 स्टेजेस आती हैं, है ना। तो आपको पहचानना है 4 फैक्टर, 4 स्टेजेस की बात नहीं हो रही है। स्टेजेस तो सिंपल है भाई, अगर जीन पियाजे की स्टेजेस पे अगर आप आएंगे तो पियाजे की स्टेजेस 4 ही हैं, दोनों चीजें 4 ही हैं। अगर हम स्टेजेस की बात करें तो SPCF आपको सिंपल फंडा बताया हुआ है, SPCF। ठीक, ये है 4 स्टेजेस। वहीं अगर आप 4 फैक्टर्स की बात करेंगे जिसपे थियोरी बनी है, बाद में जाकर इसके स्टेजेस की बात होगी, जिसको मैंने आपको MESE से बताया हुआ है, अगर आपने मैराथन या बैचेस में आप हैं तो अभी होगी ये थियोरी। तो ये 4 फैक्टर्स हैं और 4 आपकी स्टेजेस हैं। तो स्टेजेस की बात तो यहाँ नहीं हो रही है, कोई भी आपको यहाँ पे SPCF में सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, ये सब तो लिखा हुआ नहीं दिख रहा। तो 4 फैक्टर्स की बात हो रही है। 4 फैक्टर क्या है? मैचुरेशन, अभी MESE बताया था, हाँ परिपक्वता होता है, यानी जेनेटिक्स को, हेरिडिटी को महत्व देते हैं पियाजे कि हमारे अंदर क्षमताएं हैं जो समय के साथ अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि हमारे DNA में वो चीज़ें कोडेड हैं या हमारी हेरिडिटी में वो चीज़ें हैं। एक्टिविटी यानी बच्चे का एक्टिव होना, हाँ ये बात भी सही है, इसको एक्सपीरियंस भी कह देते हैं दूसरी भाषा में। सोशल एक्सपीरियंस, हाँ उन्होंने सामाजिक अनुभव की भी बात की है, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, बट हाँ सोशल एक्सपीरियंस भी है, सोशल इंटरेक्शन भी है बेसिकली। इक्विलिब्रेशन वो चीज़ है जिसके अंदर आपका अडेप्टेशन और फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन इसी के अंदर आ जाते हैं, यानी जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो संतुलन में होना चाहिए। ये चारों फैक्टर सही हैं, फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन तो इक्विलिब्रेशन के अंदर ही आ जाएगा, फिर अलग से इक्विलिब्रेशन देने की क्या जरूरत। कल्चरल टूल्स की बात अलग से नहीं की है, अगेन कल्चर की बात नहीं की है, लैंग्वेज तो है ही नहीं इन 4 फैक्टर्स में। पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि फिर उन्होंने ये कह दिया लैंग्वेज महत्वपूर्ण नहीं है, बट इन 4 फैक्टर्स में नहीं आती। पॉजिटिव है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में, कौन से 4 फैक्टर्स में, जमानों पहले आया हुआ जो है क्वेश्चन है, इसलिए एक्सपीरियंस इंसान के साथ डिस्कशन जरूरी है, सही टीचर का होना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें आज से, अगर ये आया था मान लीजिए कुछ भी नहीं तो 5-7 साल पहले, तो लैंग्वेज इन 4 फैक्टर्स में नहीं आता। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन, गुड, वेरी गुड, शाबाश, पनिशमेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात पियाजे नहीं करते हैं। बात सही है नहीं है? तो एक ही ऑप्शन सही बचता है, मैचुरेशन यानी परिपक्वता, क्रियात्मकता यानी बच्चे के अंदर जो हेरिडेटरी क्षमता है उससे वो सीखेगा, उसकी समझ अपने आप मेच्योरिटी आती है एज के साथ। क्रियात्मकता यानी वो एक्टिविटी जब समाज एनवायरमेंट में एक्टिविटी करेगा उससे सीखेगा। सामाजिक अनुभव, जो भी सोशल एक्सपीरियंस वो लेगा और उससे अपनी समझ बनाएगा। संतुलीकरण यानी आपका इक्विलिब्रेशन, जिसमें अडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन ये सब आ जाते हैं। ठीक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमें यहाँ बेहतर नजर आ रहा है। तो ये 4 स्टेजेस तो आपको पता ही है, सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष,
है ना, संवेदी परख कह रहे हैं, फिर 2 से 7 प्री ऑपरेशनल, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 11 एंड अबव जो है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल। ये है आपका मैचुरेशन, MESE शॉर्ट फॉर्म है, मैं शॉर्ट फॉर्म बहुत सारी आपको दी हुई है याद करने के लिए। परिपक्वता, इसको हेरिडिटी या जेनेटिक्स भी कह सकते हो आप। फिर आता है आपका इक्विलिब्रियम यानी संतुलन, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा आपका अडेप्टेशन और अडेप्टेशन यानी अनुकूलन और आपका ऑर्गेनाइजेशन संगठीकरण, और अडेप्टेशन के अंदर फिर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, तो वो यहाँ से जुड़े हुए हैं। फिर आता है सोशल एक्सपीरियंस, समाज में जो बच्चा अनुभव ले रहा है, और लास्ट में आपकी एक्सपीरियंस या एक्टिविटी भी हम इसको कह सकते हैं कि बच्चा जो अनुभव दुनिया में, मान लीजिए वो पेन भी उसको दिख रहा है, उसको खोल करके देख रहा है, ये भी एक्टिविटी है ना। बच्चा नॉलेज का एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज है, लिटिल साइंटिस्ट है पियाजे के अनुसार, कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं जो एक्टिविटी करके एनवायरमेंट में अपनी समझ बनाते हैं, अपना संज्ञानात्मक विकास, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, अपने मेंटल डेवलपमेंट को विकसित करते हैं या ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इतनी बात। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डुई, जॉन डुई या जॉन डीवी की अगर हम बात करें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन को याद कीजिए, लर्निंग बाय डूइंग को याद कीजिए, विच ऑफ द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन टू दी सोसाइटी, यानी ये कहते हैं सोसाइटी में प्रेजेंट प्रॉब्लम्स के लिए सिखाइए, बच्चा प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को समाज में जो है उनको सॉल्व करना सीख सके, प्रॉब्लम सॉल्वर बन सके। जॉन डुई के अनुसार शिक्षा द्वारा समाज के लिए कौन से कार्य किए जाते हैं? समाज को बेहतर करने के लिए बच्चा एक्टिव रहेगा, यही सब कार्य होंगे, और अलग से थोड़ी रॉकेट साइंस आएगी, है ना। तो अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, हाँ ग्रुप में सिखाए, सोशल प्रॉब्लम्स को दूर करना सिखाए, तो कल्चर का ट्रांसमिशन होगा, क्योंकि बच्चा कहानियां किससे लोगों से इंटरेक्ट करेगा, तो जो संस्कृति चली आ रही है वो भी आगे बढ़ेगी। ठीक, तो ये बात सही है। रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड डिस्पैरिटी, असमानता और विषमता को दूर करना, कि अगर कुछ ऐसा है जिसमें भेदभाव है या इनइक्वालिटी हो रही है तो सबको समान अवसर मिल पाए, इस तरफ जाए, यानी बच्चा एक्टिवली सीखेगा। समाज की प्रॉब्लम है ना ये भी, डिस्पैरिटी और इनइक्वालिटी, इसको दूर किया जाए तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगी। सोशल मोबिलिटी एंड सोशल चेंज, समाज में परिवर्तन आए। एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ये कह रहे हैं जॉन डुई, यानी प्रेजेंट लाइफ के लिए सीखना और डेली जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करना। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही सही हैं। बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन वैसे ही 99.9% जो है, या 99% तो सही होता ही है जहां बच्चा एक्टिव है, तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसको हम हटा पाए नेगेटिव हो जो। ठीक, तो जब नेगेटिव नहीं है तो बाकी सबको हम चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल क्रिएटिंग एन इफेक्टिव एनवायरमेंट इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम अगेन चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चा सेंटर में है, जॉन डुई को याद कीजिए। किस तरह का एनवायरमेंट होना चाहिए? तो आपको देखना जहां जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही मिलेगा। मेथड्स ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन, यानी अन्वेषण को, एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से आपका मटेरियल अरेंज्ड हो कि बच्चा एक्टिवली सीखे, उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिले, कोई एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिले। बात तो सही है ना। फिर आता है वेज ऑफ सपोर्टिंग स्टूडेंट्स इन रिस्क टेकिंग, बच्चा रिस्क टेकिंग में उसको सपोर्ट करें। हाँ ठीक है, रिस्क टेकिंग का मतलब नहीं जीवन का खतरा ले ले, बट कुछ एक्सपेरिमेंट करे वो। ठीक, फिर आता है पुटिंग स्टूडेंट्स ऑफ सेम एबिलिटी इन वन ग्रुप, ये गड़बड़ है कि सेम क्षमता वाले बच्चे को ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में बांटना एबिलिटी के आधार पे बहुत अच्छा काम नहीं माना जाता। और सेम एबिलिटी नहीं, फिर मिक्स्ड एबिलिटी होनी चाहिए, कि एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, दूसरा साइंस में अच्छा है, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेंगे, जिसको हेट्रोजेनस ग्रुप बोलते हैं। होमोजेनस ग्रुप नहीं बनाने, सेम एबिलिटी वाले होमोजीनियस होते हैं ग्रुप्स, जिसमें कुछ नया नहीं सीख पाएगा फिर बच्चा, क्योंकि सब सेम ही काम कर रहे हैं। वेरिड मेथड्स ऑफ असेसमेंट, हाँ आकलन के डिफरेंट तरीके रखो, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तो हमें सही लग रहे हैं यहाँ पे, बाकी जो है थर्ड वो ऑप्शन नेगेटिव है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और बताइएगा कि क्या सही होगा। ये भी अच्छा सवाल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा आपका। इन ऑर्डर टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एजुकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड अंडर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPWD एक्ट के तहत पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए क्या परिवर्तनों की बात हुई है? तो पहला ऑप्शन है कंडक्ट सर्वे ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन एवरी 5 ईयर्स, यानी जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं हर 5 साल में उनका सर्वे कराओ, क्या सीख रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक बात है। एंश्योरिंग यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम सिस्टम फॉर ऑल, सबके लिए। देखो यूनिफॉर्म कपड़ों में अच्छी होती है कि सब बच्चे जो है सेम यूनिफॉर्म पहन करके जा रहे हैं, कोई अमीर गरीब कोई कुछ भी, आपको कोई मतलब नहीं है, सब बराबर हैं। वो यूनिफॉर्म सिर्फ यूनिफॉर्म में अच्छी है, यानी कपड़ों में अच्छी है स्कूल में, यूनिफॉर्म मेथड्स में अच्छी बिल्कुल नहीं होती है ना, कि सब सेम मेथड से ही सबको पढ़ाया जा रहा है, सबके लिए सेम गेम सेम सब्जेक्ट सबका फेवरेट है, ये तो हो नहीं सकता। स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स नहीं, हमको डिफरेंशिएटेड मेथड्स चाहिए, करिकुलम हमको फ्लेक्सिबल चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए जो रिजिड हो, तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड चाहिए होती है इंस्ट्रक्शन हमको। प्रोवाइड, यूनिफॉर्म का मतलब सिंगल सेम मेथड से पढ़ा दो सबको, बीट एवरीवन विद द सेम स्टिक, नहीं, अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चे, इसी को डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कह रहे हैं, है ना।
तो ये एक बेसिक सी बात है, होपफुली आप ये बात बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। थर्ड ऑप्शन है प्रोवाइड बुक्स अदर लर्निंग मटेरियल्स एंड अप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस। हाँ, जहां जरूरत है बच्चों को हेल्प के लिए डिवाइसेस एंड ऑल टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप प्रोवाइड करा रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है यूज ऑफ अप्रोप्रिएट ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑगमेंटेटिव या ऑल्टरनेटिव मोड्स में आ जाएंगे आपके, जैसे आजकल वो टेक्स्ट टू स्पीच आता है कि अगर कोई व्यक्ति देख नहीं सकता तो फोन अपने आप बोल के बता देगा किसका फोन आ रहा है ना। जेस्चर्स का इस्तेमाल हो गया, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया, इंडियन साइन लैंग्वेज की बात आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी हुई है। तो ये सब बातें सही हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड